हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ओमेगा कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारा धातु और अधातु। धातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या MCQs हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आते ही आते हैं। तो बच्चों ध्यान से वीडियो को देखें और अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा बोर्ड एग्ज़ाम का। मुश्किल से दिसंबर, जनवरी, फेब में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो बच्चों मैथ और साइंस आप अपनी कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। हमारी जो वीडियोस पोस्ट की गई हैं मैथ्स की और साइंस की, उनके सभी लेक्चर्स देखें ताकि आपको अपने मैथ और साइंस में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए चलते हैं धातु और अधातु के बारे में। चैप्टर है हमारा धातु और अधातु। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली हमने बहुत सारी चीज अपने एटमॉस्फेयर में देखी है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ठोस है, कुछ चीजें ठोस होने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। सपोज आपके सामने मैं मार्कर शो करता हूं, या आप देखते हैं ये ठोस है, सॉलिड है, बट अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी क्योंकि ये धातु नहीं है। अगर इसके अंदर बिजली चली जाती है, विद्युत धारा चली जाती है, तो ये धातु हो जाएगी। आप देखते हैं कि वायर है, लोहे का तार या कॉपर का या तांबे का, सिल्वर का, किसी भी चीज का एक तार है, उसके अंदर बिजली चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो धातु है। धातु के कुछ भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम पहचान सकते हैं धातु क्या है, मेटल क्या है। हम देखते हैं लकड़ी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो विद्युत धारा प्रवाहित ना होने के कारण लकड़ी जो है वो क्या होगी, एक अधातु होगी। तो सबसे पहले हम धातु या धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग होगा हमारा धातु। क्या है बच्चों? धातु। धातु के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी पहचान तो यह है कि वे पदार्थ, वे तत्व जो ऊष्मा या विद्युत का चालन करते हैं, जिसके अंदर विद्युत चलती है या ऊष्मा चलती है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो धातु कहलाएगा। यानी वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा या विद्युत का चालन करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी वे तत्व, वे पदार्थ, तत्व को हम पदार्थ भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जो ऊष्मा का या विद्युत का चालन करते हैं। जिन तत्वों के अंदर, जिन पदार्थों के अंदर विद्युत चलती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो धातु कहलाते हैं। अर्थात एक डेफिनेशन आप ये भी बता सकते हैं, या एक डेफिनेशन में ऐसे भी बता सकता हूं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी ऐसे भी कुछ तत्व ऐसे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। सपोज करो आपको मैं सोडियम दूं, या आपको मैं कैल्शियम दूं, या जिंक, मैग्नीशियम, कुछ भी, तो ऐसे तत्व, क्योंकि सोडियम एक तत्व है, परमाणु है। अब इस परमाणु के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। तो सोडियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखेगा, अगर सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और त्याग कर धनायन लाता है, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम एक धातु है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो इसकी एक परिभाषा हम कह सकते हैं, यहां पर एक सिंपल सी हम देख सकते हैं, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 11। इसके एटॉमिक नंबर 11 होता है। और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 1 में टूटा। तो अंतिम कक्षा एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सोडियम, एवरी एलिमेंट सेज दैट कि उसका जो ऑक्टेन है, लास्ट सेल, अंतिम कक्षा अष्टक नियम का पालन करनी चाहिए। तो अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और त्याग कर क्या बनाएगा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा? सोडियम धन आयन बनाएगा। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने से जो परमाणु है वो धनावेशित हो गया, अर्थात धनायन आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं सोडियम एक धातु है।
तो एक डेफिनेशन हम यहां से भी बना सकते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल के तौर में मैंने अभी बताया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं वो धातु नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। मानो मैंने आपसे दिखाया सोडियम, सोडियम एक तत्व है, एक परमाणु है। इस सोडियम परमाणु के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1, तो अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, त्याग दिया, और त्याग कर क्या बनाएगा, सोडियम धन आयन। तो इसलिए हम कह सकते हैं सोडियम क्या है, एक धातु है। क्या है सोडियम, एक धातु। सिमिलर अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, कैल्शियम के पास 20 होते हैं, 2 8 8 और 2, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और त्यागने से कैल्शियम पर 2 धन आयन आएंगे। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है, ये सभी वे परमाणु हैं जो धातु की कैटेगरी में रखे गए हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब धातु जो है, जो भी धातु, जो पदार्थ धातु की कैटेगरी में आते हैं वो क्या होंगे, विद्युत के धनात्मक होंगे, विद्युत धनात्मक होंगे। क्या होंगे, नोट करके लिखेंगे, विशेष विशेष सभी धातु विद्युत धनात्मक होती हैं, सभी धातु विद्युत धनात्मक, सभी धातु क्या होती है बेटा, विद्युत धनात्मक होंगी, यानी उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। सभी धातु विद्युत की धनात्मक होती है। और सभी धातु जो होती है आघात वर्धनीय, और धातु के एक अंदर एक गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीय गुण और डक्टाइलिटी, तन्य गुण, तन्यता पाई जाती है बेटा। ठीक है, तो ये सभी धातु हैं। दोबारा देखते हैं, धातु क्या है, वे तब जो ऊष्मा या विद्युत का चालन करते हैं उसे हम धातु कहते हैं। दूसरी एक मेन डेफिनेशन हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर, कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें भी हम धातु कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम का धन आयन बन गया, जिसको हम धातु कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धातु के भौतिक गुण। क्या करेंगे बेटा, धातुओं के भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है धातु की, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हमें पता है कि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो थोड़ी सी भी ऊष्मा पाकर वहां से निकल जाते हैं। अगर हम किसी धातु को ऊष्मा देते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मैंने आप एक एग्जांपल के तौर पर, अगर कोई हम एक लोहे की छड़ लें और इस लोहे की छड़ को यहां से हम आग से गर्म करें तो क्या होगा, यहां से इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊष्मा पाकर यानी गर्म होकर यहां से दूसरे क्षेत्र की तरफ चलने लगेंगे। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पाकर दूसरे सिरे की तरफ जाते हैं, जिसके कारण दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो किसके कारण, ऊष्मा पाकर मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर दूसरे के स्थान पर जाते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है यहां पर कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यस, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन,
फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका पहला भौतिक गुण होगा, धातु का पहला विशेष भौतिक गुण क्या होगा कि इसके अंदर धात्विक चमक, क्या होगा, धात्विक चमक। यानी जो धातु होते हैं ना बच्चों, वो उनके अंदर विशेष चमक होती है, पॉलिश होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण धातु की सतह चमक युक्त होती है, चमकदार होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, की उपस्थिति के कारण धातुओं की सतह चमक युक्त होती है, चमक युक्त होती है। सिंपल बात है कि धातु के अंदर एक विशेष चमक होती है, किसके कारण होती है वो विशेष चमक, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। यानी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिनके द्वारा उसके अंदर ऊष्मा प्रवाहित होती है। यानी धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित हो सकती है और ऊष्मा भी प्रवाहित होती है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और वो किसकी कैटेगरी में जाएगा, वो अधातु की सीरीज में जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो धात्विक चमक आपको पता चल गया। दूसरा हेडिंग है हमारा धातुओं का जो भौतिक गुण होगा, वो पहला है विशेष चमक यानी धात्विक चमक। इसके बाद आता है हमारा ऊष्मीय चालकता, विद्युत ऊष्मीय चालकता। यानी अगर कोई धातु विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है या कोई धातु ऊष्मा का चालन कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा, जो धातुएं होती है उसमें विद्युत ऊष्मीय चालक, यानी उसके अंदर विद्युत धारा भी चलती है और विद्युत ऊष्मा भी चलती है। अर्थात हम कह सकते हैं धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, जितनी भी धातु होंगी बच्चों, वो सभी क्या होंगी, विद्युत धारा भी उसमें प्रवाहित हो जाएगा और उसमें विद्युत ऊष्मा भी प्रवाहित हो जाएगी। तो सभी धातुएं विद्युत धारा और विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं। उसके बाद आता है, आगे लिखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं बच्चों। आघात वर्धनीयता, नंबर 3, आघात वर्धनीयता। ये क्या चीज है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसको आघात वर्धनीयता को समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मतलब अगर किसी शीट को, किसी चादर को जितना पीटा जाए और वो उतनी ही पतली हो जाए, किसी भी शीट को, किसी धातु की शीट को पीट पीट कर जितना पतला बना सकते हैं, वो उसकी आघात वर्धनीयता कहलाती है। अर्थात कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती है। क्या होता है बच्चों, कुछ धातुएं आघात वर्धनीयता वर्धनीय होती है। अर्थात इन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में
बदला जा सकता है। जा सकता है। क्या होता है अब, यानी कुछ धातु आघात वर्धनी होती है, उन्हें पीटकर पतली चादर बन के रूप में बदल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित होने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है बच्चों, अक्सर हम देखते हैं कि सोने का और चांदी के आभूषण बनते, चीजें बनती, गहने बनते हैं। तो अगर सोना 2 ग्राम सोना ले और उसको पीट कर एक बड़ा आकार, बड़ा रूप का गहना बनाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता जो पाई जाती है वो किस धातु में पाई जाएगी? सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है सोना और चांदी। जैसे एग्जाम्पल, सोना तथा चांदी, सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय, सबसे ज्यादा मैलेबिलिटी किस धातु की है? सोने की। एमसीक्यू में आ सकता है कि बताओ ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय, सबसे ज्यादा मैलेबल है? वो आपका सोना या चांदी हो सकता है। अगर हम लोहे को पीटे तो लोहे की चादर नहीं बनती, बल्कि वो फट जाती है बीच में से, ज्यादा पतली बनाएंगे। लेकिन सोने को कितनी पतली बना लो, कितनी पतली बनाएंगे तो वो उतनी ही ज्यादा पतली हो जाएगी, क्योंकि सर्वाधिक आघात वर्धनीय मैलेबिलिटी जो है वो सोने और चांदी की है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आता है तन्यता, यानी डक्टाइलिटी। तो कुछ धातुएं वो तन्यता को भी प्रदर्शित करेंगी, यानी अपनी डक्टाइलिटी को, क्योंकि आपने अक्सर देखा है कुछ धातुएं के ऐसे तार होते हैं जिनको हम खींच के पतला बना सकते हैं, जितना खींचा जा सकता है। तो वो अगर चादर के रूप में कोई धातु बदली जा रही है, वह गुण आपका कहलाएगा आघात वर्धनीयता। और अगर किसी धातु को खींचकर तार बना सकते हैं तो वो कहलाएगी तन्यता। तो अगला होगा हम आपका तन्यता यानी डक्टाइलिटी। क्या होगी ये? डक्टाइलिटी। तो कुछ धातु सामान्य तन्य होती हैं। कुछ धातु सामान्यतः तन्य होती हैं, डक्टाइलिटी, अर्थात इन्हें खींचकर पतला लंबा तार बनाया जा सकता है। पतला लंबा तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है बेटा? कुछ धातु ऐसी हैं जिनको खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातुओं को खींचकर तार बनाने की, धातुओं को खींचकर पतला लंबा तार बनाने के गुण को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको तन्यता कहते हैं। यानी कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं जिनको पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, तो कुछ धातुएं तन्य होती है
उनको खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है। जिसको खींचकर लंबा हम तार के रूप में परिवर्तित कर दें, उस गुण को हम क्या कहेंगे? डक्टाइलिटी, तन्यता, अर्थात डक्टाइलिटी कहते हैं। जैसे जिंक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जिंक है आपका Zn, कॉपर, यानी Cu, ठीक है, एल्युमिनियम, Al। तो ये वो धातु है जिनको खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, अर्थात जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, इनकी जो डक्टाइलिटी है वो सर्वाधिक होती है, अधिक होती है। सोने और चांदी की आघात वर्धनीयता अधिक होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एक नंबर का पूछा जा सकता है कि तन्यता, सब सर्वाधिक तन्यता का गुण रखने वाली कौन सी धातु है? तो आप उसमें जिंक या कॉपर या एल्युमिनियम बोल सकते हैं। हाँ, लोहा नहीं होगा, सर्वाधिक नहीं है, इसका तार तो बन जाता है आयरन का, लेकिन सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाने वाला जिंक और एल्युमिनियम या कॉपर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। धातुओं के भौतिक गुण आपके सामने है। धातुओं में विशेष दमक होती है, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु दूसरी धातु से टकराकर ध्वनि भी उत्पन्न करती है, धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करती है। बात करते हैं धातुओं का गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक क्या होगा? वह ताप जिस पर किसी धातु को वह ताप जो कोई जिससे किसी धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, वो गलनांक कहलाता है। ऐसी एक क्वथनांक है, वह ताप जिससे कोई द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, वो क्वथनांक कहलाता है। चलिए अब चलते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होंगे? पिछले चैप्टर में अम्ल, क्षार और लवण के चैप्टर में भी यह टॉपिक क्लियर हो चुका होगा आपका कि जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, जब कोई धातु किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करे, जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करे, तो ये सभी आप इसके अंदर भी रख सकते हैं धातुओं के रासायनिक गुण में। ठीक है ना? तो धातुओं का रासायनिक गुण होगा सबसे पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो बताओ कैसे होगी? अगर कोई धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो क्या होगा, किस प्रकार से अभिक्रिया बनती है? ठीक है, तो धातु का वायु में दहन करने पर यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या होगा बच्चों? अगर कोई धातु, कोई भी एग्जांपल ले लो, हमने कोई धातु लेनी है, उस धातु की ऑक्सीजन के साथ संपर्क करना है, तो कोई धातु ली मैंने प्लस ऑक्सीजन, धातु की ऑक्सीजन के साथ संपर्क अभिक्रिया करने से क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड बन जाए बेटा, यानी धातु ऑक्साइड। तो धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर यह धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है? उसके लिए आप क्या बताएंगे कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। मान लो आप कोई एक धातु ली, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक धातु है, क्यों? क्योंकि ये धातु इलेक्ट्रॉन, ये जो तत्व है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा, इसलिए हम मैग्नीशियम को धातु की कैटेगरी में कहेंगे। यह हमारा एक धातु हो गया, इसकी ऑक्सीजन से संपर्क अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात धात्विक ऑक्साइड बनाता है। बैलेंस करने के लिए इसकी अभिक्रिया
क्योंकि इसके ऊपर दो धन आवेशित दो धनायन होते हैं मैग्नीशियम पर, ऑक्सीजन पर दो ऋण आयन है। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर दो मैग्नीशियम लेंगे, तब जाकर ये 2 ऑफ MgO। ठीक है बेटा, धातु ने ऑक्सीजन से संपर्क किया तो क्या बन गया आपका धात्विक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये पहला आपका क्या है रासायनिक गुण। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो वो धात्विक ऑक्साइड अर्थात धातु ऑक्साइड बना देती है। और एक आध एग्जांपल ले लें आप, जिंक ले, Zn, जिंक की क्रिया ऑक्सीजन से करेंगे तो ये भी जिंक ऑक्साइड बनाएगा ZnO। बैलेंस करने के लिए जिंक के दो परमाणु लेने पड़ेंगे, जिंक के दो परमाणु ऑक्सीजन के साथ संपर्क करेंगे तो 2 ऑफ जिंक ऑक्साइड बनाएगा, यानी धातु ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका धातु की क्रिया करी हमने किससे, ऑक्सीजन से। अब हम धातु की क्रिया करेंगे किससे, दूसरा नंबर पर आता है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या होगा, यानी क्या होता है जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे। तो सिंपल, कोई भी धातु ले लें आप, ये मैग्नीशियम ले लिया Mg, और आपके इस बार हमें अम्ल लेना है। और पिछली वीडियो में अम्ल के बारे में पढ़ा है, अम्ल क्या है, जिनके अंदर H आयन उपस्थित होता है, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन करने पर H आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अर्थात मैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल लूं H2SO4। ठीक है, तो जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगा, यहां से मैग्नीशियम सल्फेट आयन से साथ क्रिया करके MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, मुक्त हो जाएगी। तो ये आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण क्या बनाएगी बच्चों, लवण बनाती है। यानी जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण बनाएगी, याद रखना। मैग्नीशियम MgSO4 ये क्या है, एक लवण है, साल्ट है MgSO4। तो ये आपका दूसरा रासायनिक गुण है। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया हमने चेक करी, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हमने चेक करी, और उसके बाद अगर हम धातु की जल के साथ भी अभिक्रिया चेक करेंगे, जल के साथ धातु किस तरीके से अभिक्रिया करती है। अगला नंबर है तीसरा, चलिए देखते हैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया। नंबर 3, धातु की जल के साथ क्रिया। तो क्या होता है जब कोई धातु जल से क्रिया करेगी, तो कोई भी धातु ले लो, धातु प्लस जल क्या बनाएगी बेटा, क्योंकि जल जो होता है आपका उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। कौन से आयन होते हैं जल में, हाइड्रोक्साइड आयन। और जब जल के साथ कोई धातु अभिक्रिया करेगी तो वहां पर हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार बनाएगी बेटा, क्या बनाएगी, धात्विक हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी, हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहेंगे हम, क्षार कहेंगे। जल और धातु परस्पर अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। चलिए कोई धातु लिया हम, सोडियम लिया, सोडियम, और जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर NaOH बनेगा, NaOH। ठीक है, बैलेंस कर लो इसके दो, तो यहाँ पर 2 ऑफ Na प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है बेटा, सोडियम धातु ने जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात धातु हाइड्रोक्साइड बनाया, जिसको हम क्षार कहते हैं। यानी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्षार बनता है, और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनता है। नीचे वाले टॉपिक के अंदर हम देख सकते हैं। चलिए, धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु की जल के साथ अभिक्रिया करके
करने से धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, जब कोई धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोक्साइड आपको आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके वो हाइड्रोक्साइड बनाती है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, धातु का। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया धातु किसे कहते हैं। धातुओं के भौतिक गुण हमने आपको बताया कि उसके अंदर आघात वर्धनीयता पाई जाती है, कुछ धातुओं के अंदर डक्टाइलिटी पाई जाती है, और कुछ धातुएं विद्युत की, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, उसके अंदर ऊष्मा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धातुओं के भौतिक गुण और धातुओं के रासायनिक गुण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है क्या होता है जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ले। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई एक धातु है कैल्शियम कॉपर को या कॉपर की अभिक्रिया अम्ल के साथ करें तो क्या होगा, अभिक्रिया कंप्लीट करने के ऊपर आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि जो धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो लवण बना रही है, धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी, धात्विक हाइड्रोक्साइड यानी क्षार बनाएगी। ठीक है बेटा, आज की इस वीडियो में हमने आपको धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण का टॉपिक क्लियर किया है। कल की वीडियो में हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे, अधातु का कंप्लीट लेक्चर होगा, उसको हमें ध्यान से देखें और जुड़े रहें ओमेगा क्लासेस के साथ, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही कम समय है और सिलेबस ज्यादा है, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। हम आपके साथ 100% अपना 100% फोकस है हमारा भी, ताकि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनका बोर्ड एग्जाम के अंदर 90+ स्कोर जाए, ताकि बच्चे का भी नाम हो, बच्चे के परिवार का नाम हो और बच्चे के द्वारा हमारे ओमेगा क्लासेस का नाम हो। आने वाले समय में हम आपके साथ और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। उसके लिए जय हिंद, जय भारत।